नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं साहिल पांडे स्वागत करता हूं आपका संघर्ष विद साहिल सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ चीजों का अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि भारत और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। उसके साथ साथ हमने देखा था भारत और मध्य प्रदेश में जो वर्षा हो रही है वह किस मानसून से वर्षा हो रही है, किन कारकों से वर्षा हो रही है, कहां से वर्षा हो रही है। इसके साथ साथ हमने यह देखा था कि जो भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसके साथ हमने देखा था कि जो हमारे भारत में वर्षा हो रही है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है। किस मानसून से हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको जब ऋतु परिवर्तन बताया था उसमें मैंने आपको ग्रीष्म और शीत ऋतु के बारे में बताया था और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब ठंड का मौसम हमारे यहाँ पर होता है, शीत ऋतु होती है, तो शीत ऋतु में भी हमारे भारत देश में और मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। हमारे भारत में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है और वो जो वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। तो हमने आपको ये बताया था कि वह जो वर्षा हो रही है, शीत ऋतु की जो वर्षा हो रही है, वह पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। किसका परिणाम है? पश्चिमी विक्षोभ का। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है और कैसे है, आज हम उसके बारे में देखेंगे कि वह जो वर्षा हो रही पश्चिमी विक्षोभ से, तो यह पश्चिमी विक्षोभ आखिर में है क्या। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम आपके लिए हमने लिखा हुआ है कि आज हमें पश्चिमी विक्षोभ का अध्ययन करना है और उसके बाद ये जो हमने आपसे एक और चर्चा की थी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, कि हमारे जो भारत को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का कारण क्या है। साथ साथ जो जलवायु हमारे भारत की है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो उसमें एक डाउट पैदा होता है, डाउट आता है लोगों को कि हमारा जो भारत है, तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है हमारे भारत में, उत्तर भारत जो क्षेत्र आता है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संपूर्ण भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला बिंदु है आपका कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। शीत ऋतु में जो दोस्तों वर्षा हो रही है वह किसके कारण हो रही है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है दोस्तों, ध्यान से देखें थोड़ा यहां पर, शीत ऋतु की जो वर्षा हो रही है कहां पर? हमारे भारत में। कहां भारत में? उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम और मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो वो पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब यह पश्चिमी विक्षोभ क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये गोलार्ध में हमने आपको ग्लोब में हमने आपको बताया था हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और नीचे यहां पर दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पर 0 अक्षांश। तो 23.5 डिग्री अक्षांश आपका क्या है? कर्क रेखा। 0 अक्षांश ये हो जाएगी आपकी भूमध्य और विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका क्या हो जाएगा? मकर रेखा। तो दोस्तों, आखिरी जो लास्ट हमने वीडियो देखा था, पढ़ा था, जिसमें उसमें हमने आपके लिए बताया था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा, क्या दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो ये क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का यह क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह पूरा क्षेत्र किसमें आ रहा था दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक दोस्तों, चलिए अब वापस आते हैं अपन पश्चिमी विक्षोभ। क्या दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों, जब आपको हम महाद्वीप पढ़ाएंगे, आपने महाद्वीप के मानचित्र को देखा होगा, तो आप उसमें देखेंगे महाद्वीपों के मानचित्र में आपको 2 महाद्वीप देखने मिलेंगे। आपको एक आपको मिलेगा यहां पर यूरोप महाद्वीप और दूसरा आपको देखने मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका
महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये दो महाद्वीप आपको देखने मिलेंगे, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों यह जो आप यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, इन दोनों महाद्वीपों के मध्य में, कहां पर, इन दोनों यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य में आपको एक सागर देखने मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कौन सा सागर, भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, कौन सा सागर, भूमध्य सागर। तो देखें यहां पर कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में आपको एक सागर देखने मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारे भारत देश में शीत ऋतु का समय आता है, शीत ऋतु पड़ने लगती है, होने लगती है, उस वक्त इस भूमध्य सागर में, ये जो आप यहां पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भूमध्य सागर देख रहे हैं, इस भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से चक्रवात होते हैं उत्पन्न, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कहां पर होते हैं ये उत्पन्न, भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर कहां पर अवस्थित है, तो आप देख पा रहे हैं यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपसे क्या कहा, इस वक्त भारत देश में कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। कौन सी, शीत ऋतु। तो जैसे ही यहां पर ये जो भूमध्य सागर में आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, साइक्लोन चक्रवात, तो जैसे ही भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो यह जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, यह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, कहां, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कहां से प्रारंभ करते हैं, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर मूव करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद यह जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनके रास्ते में क्या क्या आता है, इनके रास्ते में आता है दोस्तों इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं भूमध्य सागर में उत्पन्न हुए, कब हुए, जब हमारे भारत में शीत ऋतु आई। कौन सी, शीत ऋतु। और उसमें क्या हुआ कि यह जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, यह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मूव होना शुरू हुए। इनके रास्ते में इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद आया हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखें, यह जो चक्रवात होते हैं, यह हमारे, समझ लीजिए, यहां भारत में ये एंटर होते हैं, जैसे ही हमारे भारत देश में प्रवेश होते ही यह हमारे उत्तरी भारत में, कहां पर, उत्तरी भारत में, उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, और साथ ही साथ ये हमारा जो भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसके कर्क रेखा के ऊपर, मतलब मध्य प्रदेश में भी ऊपर उत्तर की ओर, समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, भारत में प्रवेश हुआ। और भारत में प्रवेश होते ही साथ इन चक्रवातों के द्वारा भारत में उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम भारत, यहां आप चाहो तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहां पर उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, या लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, ऐसा कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा होती है इनके कारण से। ठीक है दोस्तों, और वर्षा क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही ये जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये भूमध्य सागर में जब उत्पन्न होते हैं और मूव करते हैं, तो ये अपने साथ क्या लेकर आते हैं, आर्द्रता लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, आर्द्रता लेकर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे दोस्तों, भूमध्य सागर में उत्पन्न हुए, भूमध्य सागर कहां है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में। तो भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हुए। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मूव किए, और मूव करने के बाद इनके रास्ते में इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद हमारा भारत आ गया। और भारत में जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, तो भारत में उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में इन्होंने वर्षा की। कब की, शीत ऋतु में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब साथ ही साथ यह याद रखें दोस्तों, यह जो वर्षा शीत ऋतु में हो रही है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा, इस वर्षा को हम एक नाम से पुकारते हैं, और वह नाम है मावट।
उसे हम उस जो वर्षा हो रही है आपकी कब शीत ऋतु में, उस वर्षा को हम बोलते हैं मावठ। प्रश्न आता है दोस्तों, ये ध्यान दे रखना आप इसका कि जो शीत ऋतु में वर्षा हो रही है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह भी याद रखना आप कि यह जो मावठ, यह जो शीत ऋतु की वर्षा है दोस्तों, यह रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। क्या है? रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ वगैरह है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपको पूरा पश्चिमी विक्षोभ क्या है, शीत ऋतु में वर्षा क्या है, मावठ वगैरह, इतना सब मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद अपन दूसरा बिंदु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संबंध में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें चर्चा करना है अगले बिंदु पर, और वह क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हमने आपको क्या बताया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब कर्क रेखा। क्या दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह कौन सा क्षेत्र था? हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों, कौन सा क्षेत्र था बताइए? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था यह जो हमारी कर्क रेखा है, यही जिम्मेदार है किस लिए? हमारे भारत को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यही कर्क रेखा उत्तरदायी है कि आज हमारा जो भारत है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। डाउट ये था, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, कर्क रेखा से ऊपर वाला, यह तो शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया पश्चिमी विक्षोभ से यहां पर वर्षा भी होती है, और वो चक्रवात कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम संपूर्ण भारत की जलवायु को क्या बोल रहे थे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मतलब हम पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को, मध्य प्रदेश को किस में रख रहे थे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ना कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उसका कारण है दोस्तों, उसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि जब फिर से शीत ऋतु की ही हम बात करेंगे कि जब हमारे भारत में शीत ऋतु प्रारंभ होती है, क्या होती है? भारत में शीत ऋतु का आगमन होता है या शीत ऋतु प्रारंभ होती है। साथ ही साथ दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था ग्रीष्म और शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में अगर शीत पड़ रही है तो यहां ग्रीष्म पड़ेगी, यहां ग्रीष्म तो यहां शीत। तो जब यहां पर शीत ऋतु पड़ती है तो आप देखेंगे हमारे भारत में, और ऊपर उत्तर की ओर जब आप विश्व के मानचित्र को, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, यहां पर आपको एक देश देखने मिलेगा। कौन सा? रूस। ठीक है दोस्तों, तो रूस का यहां पर आपको एक क्षेत्र देखने मिलेगा जिसे हम बोलते हैं रूस का साइबेरियाई क्षेत्र। कौन सा? रूस का साइबेरियाई क्षेत्र। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, भारत में ऊपर की ओर यहां पर आपको रूस का साइबेरियाई क्षेत्र देखने मिलेगा। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों, जब शीत ऋतु का आगमन या शीत ऋतु चल रही होती है, उस वक्त यहां रूस में भी यहां से शीत लहरें या शीत पवनें उत्पन्न होती हैं, और वह क्या करती हैं? हमारे भारत की ओर, कहां? हमारे भारत की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में शीत लहर, अत्यंत शीत, ठंडक को लिए हुए ये जो शीत लहरें होती हैं, ये हमारे कहा भारत की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि ये इतनी ठंडी होती है दोस्तों कि अगर ये हमारे भारत में प्रवेश कर जाएं सीधे सीधे तरीके से, तो अत्यंत ठंड आ जाएगी हमारे, खासतौर पे कहां पर? उत्तरी भारत में जमा देने वाली। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उसका कारण है दोस्तों कि हमारे भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हमारे भारत के उत्तर में एक बहुत ही विशाल प्राचीन पर्वत है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, आगे अपन और चर्चा करेंगे इस पर। क्या होता है दोस्तों, ये जो हिमालय पर्वत है हमारे भारत के कहा उत्तर में, यह हिमालय पर्वत इन शीत
पवनों को, इन शीत लहरों को, यह हमारा जो हिमालय पर्वत आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, यह क्या करता है, इन शीत लहरों को भारत में प्रवेश करने के पहले ही रोक देता है। भारत में प्रवेश करने के पहले ही रोक देता है। तो क्या होता है दोस्तों के ठंड तो थोड़ी सी पड़ती है, अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लेकिन क्या जो अत्यंत जमा देने वाली जो ठंड होती है ना, वह ठंड हमारे भारत देश में नहीं पड़ पाती। इसलिए हम यह भी कहते हैं कि उत्तर में हमारे देश की रक्षा कौन कर रहा है, हिमालय पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो इसके में आप ध्यान दें कि रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से शीत लहरें आई और भारत की ओर आकर्षित हुई, लेकिन क्या किया कि हिमालय ने इन लहरों को पहले ही रोक दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि हिमालय के आप थोड़ा सा यहां पर देखें, हिमालय के इस तरफ वाला यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह वाला क्षेत्र हिमालय के ऊपर, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको क्या चीन देखने मिलेगा, चीन का क्षेत्र आता है। और यहां पर क्या होता है दोस्तों, ठंड के समय पर इन लहरों के द्वारा, क्या ठंड के समय पर, शीत के समय पर इन लहरों के द्वारा चीन में यहाँ की झीलें, यहाँ के तालाब जम जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाता है, जम तक जाते हैं। तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए हिमालय का कि वो हमारी रक्षा कर रहा है, नहीं तो यहां पर अत्यंत ठंड पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद दोस्तों आप यहां पर जो अपना डाउट क्या था कि हम संपूर्ण भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्यों रख रहे हैं, तो दोस्तों यह जो हमारा हिमालय है, यह संपूर्ण भारत को इन लहरों से बचाकर रखता है। और यही हिमालय पर्वत क्या हमारे भारत को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन पवनों का, इन लहरों का असर जो ठंड के रूप में हमें मिलता, वह हमें नहीं मिल पा रहा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए होंगे आप बात को कि ये जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से शीत लहरें हमारे भारत में प्रवेश कर रही थी, ये आ ही नहीं पाई। तो हल्की फुल्की ठंड पड़ जाती है, कैसी कि जो नॉर्मल ठंड हमारे यहाँ पर पड़ रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा, वो भी कहां पर असर करती है, ज्यादा थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में असर करेगी और थोड़ा बहुत बिहार तरफ, ऐसा हल्का फुल्का माहौल बढ़ जाता है ठंड में। बाकी संपूर्ण जो जलवायु हमारे भारत की और मध्य प्रदेश की, वह कायम में आ जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में। और मानसूनी क्यों, पिछले वीडियो में अपन देख चुके थे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा हो रही है। तो दोस्तों यहां पर हमने आज पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में जाना, देखा। एक बार आप फिर से देखना चाहें तो दोस्तों, यहां पर हमने मध्य प्रदेश में और भारत में जो 3 ऋतुएं पड़ रही हैं, उनके बारे में समझा, देखा। जलवायु क्या कहलाती है वह जाना, मौसम क्या है वह जाना। साथ साथ हमने किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में जाना, पश्चिमी विक्षोभ क्या है वह जाना। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी, ये जो अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा है, इसके बारे में कुछ अपन फैक्ट पर चर्चा करेंगे। इसकी जो एक्चुअल में जो थ्योरी है, अभी तक मैंने आपको थ्योरी नहीं बताई है, थ्योरी यही है एक्चुअल में दोस्तों, लेकिन उसको थोड़ा सा अपन थ्योरी को देख लेंगे, ताकि अगर कोई लिखना चाहे, नोट्स बनाना चाहे, वैसे तो मार्केट में लगभग सभी कंटेंट उपलब्ध हो ही जाता है। तो ये जो मैंने चैनल बनाया है, शुरू किया है, आपके लिए लेकर आ रहा हूं वीडियोस, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डाटा तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड पर क्लिक होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरा जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय के बाद धीरे धीरे हम मध्य प्रदेश में जो भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह सारे सब्जेक्टों पर हम धीरे धीरे आगे चलकर चर्चा करेंगे। और कुछ समय बाद आपके जो लेक्चर रहेंगे, हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, वो लगभग फुल एक जो क्लास होती है, लगभग 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे करीब की, उतनी क्लास रहेगी आपकी। तो आप निश्चिंत रहें, आप हमारे पास आए हैं तो यहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, निश्चिंत रहें दोस्तों। इसके साथ दोस्तों अभी 3-4 दिनों में ही
जो हमारे चैनल को रिस्पांस आपके द्वारा मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सबका जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है उनका संघर्ष परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ आपके परिचित या जो भी अन्य लोग आगे चलकर हमसे जुड़ेंगे उनके लिए आमंत्रित भी करता हूं। तो दोस्तों, एक बार आकर आप जरूर यह देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसकी थ्योरी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कोई अन्य टॉपिक जो आपको बहुत फायदा दे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।